जय हिंद साथियों, प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 हिंदी साहित्य के मॉडल प्रश्न पत्र की, जिसके बारे में अधिकांश विद्यार्थियों की भी जिज्ञासा है। शिक्षक साथियों के भी कॉल और मैसेज आ रहे हैं कि हमें एक हिंदी साहित्य का मॉडल प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाया जाए। तो मैं यहाँ मॉडल प्रश्न पत्र आपके सामने इस वीडियो में रख रहा हूँ। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस मॉडल प्रश्न पत्र को आप पूरा देखें, इसके अनुरूप विद्यार्थी है वो तैयारी करें। शिक्षक साथी है विद्यार्थियों का प्री बोर्ड एग्जाम है, इसके आधार पर ले सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो साथियों, इस प्रकार ये मॉडल पेपर आपके सामने प्रस्तुत है। तो इसकी आप पीडीएफ चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप पीडीएफ के माध्यम से डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार यह 3.25 घंटे का जो आपका पेपर होगा, पूर्णांक जिसका 80 होगा। सबसे पहले आपके सामने होगा ये इस प्रकार का खंड ए, और जिसमें अपठित गद्यांश से कुछ प्रश्नों के उत्तर आपसे पूछे जाएंगे, और वो प्रश्न होंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और ये 6 प्रश्न होंगे 1-1 अंक के। तो यदि इस प्रश्न पत्र को देखने के बाद आपको यदि किसी प्रश्न के बारे में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उस प्रश्न के लिए आप रिक्वेस्ट लिख दें। मैं उस प्रश्न का यथासंभव उत्तर देने की कोशिश करूंगा। तो इस प्रकार पहला प्रश्न होगा 1 अंक का कि इसका शीर्षक क्या है, तो आप लिख सकते हैं साहित्यकार और समाज है। फिर एक साहित्यकार की दृष्टि और मन कैसा होता है, तो साहित्यकार की दृष्टि है वो पैनी होती है, मन संवेदनशील होता है। आंखों पर पट्टी बांधना मुहावरे का अर्थ पूछा है, तो आप लिख सकते हैं कि जानबूझकर वास्तविकता को नकारना। फिर प्रश्न चौथा है समाज का पथ निर्माता और पथ प्रदर्शक किसे कहा गया है, तो साहित्यकार को कहा गया है। साहित्य का जीवन के साथ संबंध कैसा होता है, तो घनिष्ठ संबंध होता है। और इस गद्यांश का जो अंतिम प्रश्न होगा वो है कि सौंदर्य को देखने और परखने की अद्भुत शक्ति किसमें होती है, तो ये होती है साहित्यकार में। इसके बाद जो आगे का प्रश्न होगा वो अपठित काव्यांश का होगा। अपठित काव्यांश ध्यान रहे, ये अपनी पाठ्यपुस्तक में आपको कहीं नहीं मिलेगा। अपठित है जो आपने पहले कहीं पढ़ा नहीं है। ये भी 6 प्रश्न होंगे 1-1 अंक के, तो कुल ये भी 6 अंक का होगा। और ये मैंने यहाँ पे इस प्रकार काव्यांश दिया है, इसको आप देख सकते हैं कि अर्जुन देखो किस तरह कर्ण सारी सेना पर टूट रहा। तो मतलब भगवान श्री कृष्ण हैं वो अर्जुन से कह रहे हैं, और किसके बारे में बात हो रही है, कर्ण के बारे में हो रही है। तो यहाँ कुछ प्रश्न इस प्रकार है, देखिए आप। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कर्ण की किस बात की प्रशंसा की, तो उसकी वीरता की प्रशंसा की। कवि ने समरवन का सिंह किसको माना, तो यहाँ पर समरवन का सिंह है वो कर्ण को माना गया है। फिर इसका जो प्रश्न नंबर 3 है, अर्जुन और कर्ण की वीरता के बारे में कौन सब कुछ जानता है, तो श्री कृष्ण जानते हैं। श्री कृष्ण की दृष्टि में सबसे बड़ा वीर कौन है, तो वो है कर्ण। इसके बाद प्रश्न नंबर 5, कमल वन में कुंजर धूम मचाता पंक्ति में कुंजर शब्द का क्या अर्थ है, तो कुंजर का अर्थ हाथी है। और इसके बाद जो छठा प्रश्न है वो है युद्ध क्षेत्र में कर्ण की वीरता देखकर श्री कृष्ण के नेत्र हो गए, तो श्री कृष्ण के नेत्र निहाल हो गए। अब इस प्रकार दूसरा प्रश्न शुरू होता है, उसमें रिक्त स्थान से संबंधित 6 प्रश्न होंगे 1-1 अंक के। हृदय को द्रवित एवं प्रसन्नचित कर देने वाली शब्दावली से युक्त काव्य में काव्य गुण कौन सा होता है, तो प्रिय विद्यार्थियों इसमें काव्य गुण होगा वो होगा माधुर्य। इसके बाद रस के अपकर्षक और बाधक तत्वों को क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है काव्य दोष, काव्य दोष कहा जाता है। फिर है प्रश्न नंबर 3 इसका, रोला दोआ और रोला का सम्मिश्रण किस छंद में होता है, तो यहाँ पे आपसे लिख सकते हैं कि इसका सम्मिश्रण है वो कुंडलिया में होता है। हरिगीति का छंद के सम चरणों में और विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती है, तो साथियों यहाँ पर सम चरणों में भी 28 मात्राएं होती है और विषम चरणों में भी 28 होती है। ध्यान रहे आपको 16 और 12 पर यति के योग से कुल मात्राएं वो 28 होती है। जहाँ बार बार वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ अलंकार कौन सा होता है, तो ये सर्वविदित है, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। और जहाँ उपमेय और उपमान में समानता बताई जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है, ठीक है, जहाँ पर समानता बताई जाए, दोनों की समान गुण के कारण तुलना की जाए। अब प्रश्न नंबर 3 शुरू होगा वो लघुत्तरात्मक प्रश्नों का होगा, और ये कुल 12 प्रश्न होंगे 1-1 अंक के, और इनकी शब्द सीमा होगी 20 अंक। तो यमक अलंकार का उदाहरण, रूपक अलंकार को उदाहरण सहित स्पष्ट करें,
मीडिया की भाषा में एंकर बाइट क्या है, समाचार लेखन की सर्वाधिक लोकप्रिय शैली क्या है, कविता का जन्म किस परंपरा से माना जाता है। तो ये अभिव्यक्ति और माध्यम जो पाठ्यपुस्तक है उसमें से है, तो इसमें वाचिक परंपरा है। और ये उल्टा पिरामिड शैली है। नाट्य शास्त्र में नाटक का शरीर किसे कहा गया है। और पत्रकारी विशेषज्ञता का क्या अर्थ है, कहानी का प्रारंभिक नक्शा क्या होता है, कार्नेलिया का गीत किस संग्रह से लिया गया है, यह दीप अकेला कविता में दीप किसका प्रतीक है, बालक बच गया गुलेरी के निबंध का मूल प्रतिपाद्य क्या है, और ब्रजमोहन व्यास का संबंध किस संग्रहालय से था। तो 12 प्रश्न है। यदि किसी प्रश्न का आपको उत्तर पता नहीं हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। इसके बाद खंड ब शुरू होगा। इसमें प्रश्न नंबर 4 से लगाकर 15 तक के आपको उत्तर देने हैं। शब्द सीमा 40 रहेगी। 12 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, मतलब ये भाग होगा आपके 24 अंक का। समाचार लेखन और फीचर लेखन में क्या अंतर है, फ्रीलांसर पत्रकार किसे कहते हैं, लेखक पसोवा क्यों जाना चाहता था, यह दीप अकेला कविता का मूल प्रतिपाद्य क्या है, जयशंकर प्रसाद और केशवदास में से किसी एक कवि का साहित्य परिचय आपको लिखना है। तो जयशंकर प्रसाद या केशवदास में से। बिस्कोर की माटी पाट में आए सांपों की प्रजातियों के नाम लिखने आपको। भरत ने श्री राम के प्रति अपने प्रेम को किस प्रकार व्यक्त किया। रामचंद्र शुक्ल अथवा चंद्रधर शर्मा गुलेरी में से किसी एक साहित्यकार का साहित्य परिचय लिखना है। तो आपको यहाँ पे एक कवि का परिचय लिखना था 2 अंक, और यहाँ पे आपको किसी साहित्यकार का लेखक का परिचय लिखना है। प्रश्न नंबर 12 था कि सूरदास अपने पैसों के बारे में किसी को बात क्यों नहीं बताना चाहता। भूप दादा सांप थे, छिपकली थे, वनमानुष थे या रोबोट थे, लेखक ने ऐसा क्यों कहा। प्रश्न नंबर 14 प्राचीन काल में मालवा किस महत्व के लिए जाना जाता था। और प्रश्न नंबर 15 लेखक ने आधुनिक भारत के नई शरणार्थी किसे और क्यों कहा। तो इस प्रकार साथियों ये प्रश्न हो गए आपके 15, और फिर 15 तक प्रश्न हो गए, और फिर खंड शुरू होता है स, जिसमें 16वां प्रश्न होगा, और इसमें 3 अंक का प्रश्न होगा। और प्रश्न इस प्रकार है, अपना सोना खोटा तो परखिया का कौन दोष, लेखक ने ऐसा क्यों कहा, कच्चा चिट्ठा पाठ के आधार पर लिखिए। अथवा आप ये कर सकते हैं, लेखक ने स्वातंत्र्योत्तर भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी किसे और क्यों कहा, जहाँ कोई वापसी नहीं पाठ के आधार पर लिखिए। तो इनमें से कोई एक करना है, अंक मिलेंगे आपको 3। इसके बाद प्रश्न नंबर जो 17 है वो इस प्रकार है, काशी की प्राचीनता भव्यता आधुनिकता का अद्भुत सम्मिश्रण है बनारस कविता। यानी बनारस कविता में काशी की प्राचीनता के बारे में, भव्यता के बारे में और आधुनिकता के बारे में बताया गया है, कैसे समझाइए। 3 अंक का ये प्रश्न है। अथवा आप ये कह सकते हैं कि सत्य की पहचान और पकड़ अत्यंत मुश्किल है, कैसे, सत्य कविता के आधार पर लिखिए। फिर प्रश्न नंबर जो 18 होगा वो होगा आपके 4 अंक का, और उसमें पूछा जाएगा कि हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वह उजाड़ की अपसभ्यता है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा। अथवा आप ये कर सकते हैं, तो हम 100 लाख बार फिर बनाएंगे कथन से सूरदास की किस हृदयगत विशेषता का पता चलता है, सूरदास की झोपड़ी पाठ के आधार पर समझाइए। इसके बाद पेपर का खंड द होगा, वो होगा सप्रसंग व्याख्या का, और उसमें आपको प्रसंग और व्याख्या लिखनी होगी, जिसमें 1 अंक प्लस 4 अंक बराबर 5 अंक। मतलब मैं आपसे ये कहूँगा कि आप प्रसंग लिखें, प्रसंग के बाद आप व्याख्या लिखें, और व्याख्या के बाद आप उसका विशेष भी जरूर लिखें। तो ये आपके है काव्यांश, यानी जिसको आप कह सकते हैं पद्यांश, और वो पाठ्य पुस्तक का होगा पद्य भाग से, और अथवा में दिया हुआ होगा। तो आप ये कर सकते हैं, यह अरुण मधुमय देश है हमारा, जो जयशंकर प्रसाद का पाठ है। अथवा आप ये कर सकते हैं जन्नी निर्कति बान धनुया, यानी जो तुलसीदास का पाठ है, इसमें से आप कर सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा प्रश्न नंबर 20 में एक पठित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या। इसमें भी वही अंक 1 + 4 = 5। इसमें भी आप प्रसंग लिखें, व्याख्या लिखें और विशेष लिखें। तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि भारत की सांस्कृतिक विरासत यूरोप की तरह म्यूजियम और संग्रहालयों में जमा नहीं है, ये कर सकते हैं। या जो हर गोविंद वाला ये पाठ है, इसको भी आप कर सकते हैं। इन दोनों में से किसी एक ही आप व्याख्या लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर जो आपका अंतिम होगा वो होगा निबंध का, और वो 400 शब्दों में लिखना है, और 6 अंक है इसके लिए निर्धारित। तो इसमें आप शिक्षा का डिजिटलीकरण लिख सकते हैं, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन लिख सकते हैं, लोकतंत्र में युवाओं की क्या भूमिका है, जैसे अब इलेक्शन है, नज़दीक आ रहे हैं, तो इस प्रकार का कोई प्रश्न बन सकता है।
कोरोना वायरस, इसका जो प्रकोप दुनिया ऊपर से गुजरा, तो इसको भी आप भूले नहीं, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। और शिक्षा का डिजिटलीकरण का दौर तो अब चल ही रहा है। और विद्यार्थी जीवन में अनुशासन बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है, इनको आप जरूर याद करें। और अंतिम में है, यह भी आज की बहुत बड़ी चिंता है, परमाणु आविष्कार वरदान या अभिशाप। तो साथियों, इस प्रकार यह मॉडल प्रश्न पत्र आपके सामने था। उम्मीद करता हूँ कि ये मॉडल प्रश्न पत्र आपको बहुत अच्छा लगा होगा। शिक्षक साथी इसके आधार पर प्री बोर्ड की परीक्षा ले सकते हैं। और विद्यार्थी इस मॉडल प्रश्न पत्र की अच्छी तैयारी करके, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसमें से अधिकांश प्रश्न आपको बोर्ड की परीक्षा में भी मिलेंगे। तो इस मॉडल प्रश्न पत्र को आप 3.25 घंटे के टाइम में करके अपनी तैयारी को परख सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। तो साथियों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? विद्यार्थियों से भी चाहूँगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। किसी प्रश्न के उत्तर के बारे में कोई दुविधा है तो भी लिखें। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे किसी और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ, तब तक आइए रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।